Question number 33. Two wires of same materials with radii in ratio 2:1 and length in ratio 4:1 are stretched with forces F1 and F2 to produce same change in lengths. The ratio of F1 and F2 is, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन है। देखिए कह रहे कि टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, एक ही मटेरियल का दो वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, ये दूसरा वायर है, ठीक है। ठीक है, ये सपोज करिए ये पहला वायर है और ये दूसरा वायर है, ठीक है, दोनों सेम ही मटेरियल का है, यानी कि यंग्स मॉडुलस भी दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। इसका जो रेडियस है, इसका सपोज करिए R1 है, ये R2 है, तो कहा है कि R1 अपॉन R2 जो रेशियो है, रेडियस का रेशियो है, वो 2:1 के बराबर है, ठीक है। और जो लेंथ है ये L2 लेंथ है सपोज करिए, और इसका L1 लेंथ है, ठीक है। तो L1 L2 का जो रेशियो है वो कितना गिवन है, 4:1, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम इस दोनों वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं फोर्स लगा के, ठीक है, इक्वल फोर्स लगा के, वहां पे भी FF फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी FF भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों जगह फोर्स सेम ही फोर्स से स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ साइज इसका बढ़ेगा, उसका भी साइज कुछ बढ़ेगा, ठीक है, दोनों इलोंगेट होंगे, दोनों स्ट्रेच होंगे। तो सपोज करिए ये दूसरा वाला डेल्टा L2 इलोंगेट हुआ, ये डेल्टा L1 इलोंगेट हुआ, तो इसी का रेशियो पूछ लिया है ना, क्या पूछा है, द रेशियो, नहीं, एक मिनट, कहा है कि इलोंगेशन इज द सेम टू प्रोड्यूस सेम चेंज इन लेंथ। हाँ, ये दोनों बराबर हैं, पूछ दिया है कि डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2, सॉरी ये माफ करिएगा, ये इसमें सपोज करिए दूसरा वाले में F2 फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ F1 फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इलोंगेशन दोनों में सेम है और स्ट्रेचिंग फोर्स अलग अलग है, और यही बताना है कि किस F1/F2 का रेशियो क्या होगा ताकि इलोंगेशन दोनों में बराबर ही आए, ठीक है। तो यहाँ लेंथ का रेशियो दे दिया है। हाँ, तो आइए पहले तो इक्वेशन बनाते हैं, फिर आगे समझेंगे कि क्या करना है, ठीक है। पहले तो F, L, R इन लोग का क्या रिलेशन हो सकता है, पहले रिलेशन पाते हैं। तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस वाला इक्वेशन लगाते हैं, क्या होता है कि F/A इक्वल टू डेल्टा L/L होता है, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या होगा, F1/A1 इक्वल टू गामा 1 डेल्टा L1, ठीक है। ए को उधर ही भेज देते हैं, ठीक है।
और F2 कितना हो जाएगा, गामा 2 डेल्टा L2 अपॉन L2 A2, ठीक है। गामा तो दोनों जगह सेम ही होगा, सेम मटेरियल है, ठीक है, दोनों बराबर ही होगा। डेल्टा L1 डेल्टा L2 बराबर ही है, ठीक है। तो इसमें इसको डिवाइड कर दे, इसको इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, F1 बाई F2 इक्वल टू, गामा से गामा कट जाएगा, डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2 है, तो ये दोनों में कट जाएगा, आ जाएगा A1 बाई A2 इंटू L2 बाई L1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, R1 बाई R2 हमें पता है 2:1, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि A1 बाई A2 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, पाई पाई कट गया, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर यानी 4:1। एरिया का रेशियो हो गया A1 बाई A2 4:1, ठीक है। तो F1 बाई F2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू A1 बाई A2 यानी 4/1 इंटू L2 बाई L1। L1 बाई L2 हमको गिवन है 4/1, तो L2 बाई L1 क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, ये कट गया, F2 बाई F1 कितना हो गया 1/1, ठीक है, यानी 1:1, यानी जो स्ट्रेचिंग फोर्स है उसका रेशियो कितना होगा 1:1, ताकि इलोंगेशन दोनों में बराबर ही है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, ऑप्शन 1:1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर ए गैस द RMS स्पीड एट 800 Kelvin is n times that at 200 Kelvin, the value of n is। तो RMS स्पीड का आपको फार्मूला याद होगा। RMS स्पीड क्या होता है, कितना होता है, तो V RMS होता है √3RT बाई m मॉलिक्यूलर, ठीक है। किसी भी गैस में, गैस के मॉलिक्यूल का RMS स्पीड होता है 3RT बाई m, ठीक है, √3RT बाई m, यानी कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तरह से आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो पता कर सकते हैं कि अगर 800 फॉर ए गैस द RMS स्पीड एट इतना केल्विन इज n टाइम्स दैट ऑफ द 200 केल्विन, ठीक है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लेते कि V1 है, ठीक है, V1 इक्वल टू 3R800 बाई m, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड है 3R बाई m 200। तो 800 पे जो स्पीड है और 200 पे जो RMS स्पीड है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, V1 बाई V2 कितना हो जाएगा, ये तो ये कट जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 800 बाई 200 यानी √4 यानी कि 2, यानी कितना टाइम्स है, n टाइम्स हमारा, यानी कितना आ गया 2 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। हाँ 35, फ्लूइड मैकेनिक्स है। A long cylindrical glass vessel has a small circular hole of radius r in its bottom. The depth h to which the vessel can be lowered vertically in a deep water bath without water entering inside is। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मीन्स अभी जितना क्वेश्चन है उसमें मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप कर ले जा रहे हैं तो समझिए कि आप लगभग क्वेश्चन कर ले जाएंगे, उस 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के जो आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट
जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल ग्लास वेसल हैज ए स्मॉल सर्कुलर होल ऑफ रेडियस आर इन इट्स बॉटम, ठीक है। एक लंबा से सिलिंड्रिकल ग्लास वेसल है, ठीक है। इसके बॉटम में एक छोटा सा होल है, ठीक है। चलिए इतना छोटा सा होल है, ठीक है। ये चलिए होल को बस ऐसे ही दिखा दे रहे 2D में समझिए कि ये छोटा सा एक होल है, ठीक है। The depth as to which the vessel can be lowered vertically in a deep water bath without water entering inside each, ठीक है। इसको क्या किया गया, एक जगह पानी में ले जाया गया, ठीक है। तब तक ले जा रहे हैं जब तक कि अब कितना अंदर तक ले जा सकते हैं कि पानी इसके अंदर न घुस जाए, मीन्स इसके अंदर घुसना स्टार्ट न कर दे, ठीक है। थोड़ा सा तो जैसे पहले सरफेस पे रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा अंदर करेंगे थोड़ा सा पानी ऐसे आएगा। सरफेस टेंशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए कि फिर से थोड़ा बड़ा रेडियस का ये कर्वेचर बनेगा, ठीक है, इतना बड़ा रेडियस का, फिर और अंदर ले जाएंगे तो और कर्वेचर शार्प होगा, और थोड़ा छोटा रेडियस का होगा, और अंदर ले जाएंगे तो वो फाइनली एक हेमिस्फेरिकल बन जाएगा, ठीक है, ऐसे पानी हो जाएगा। उसका सेंटर यहाँ पे इतना छोटे रेडियस का, ठीक है, आर रेडियस का जो होल है उसी के रेडियस के बराबर का ऐसे हेमिस्फेरिकल पानी ऐसे अंदर जाएगा। और उसके आगे जब जाएंगे उस साइड से उस साइड के नीचे जाएंगे तो फिर ये ऐसे नहीं रह जाएगा, फिर पानी उसमें घुसना स्टार्ट कर देगा। अभी तक तो वो रोक के रखा है, ठीक है। तो कितना हाइट तक नीचे ले जा सकते कि ये ऐसे रुका रहे यहाँ पे पानी, ठीक है, उससे आगे न जाए। तो देखिए यहाँ पे सरफेस टेंशन का यूज है, और बस इतना कंसेप्ट समझिए कि जब भी ये, चलिए यहाँ एक तो पहली बात ये समझिए कि इक्वल डेप्थ पे इक्वल प्रेशर होता है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। नहीं, यहाँ जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, ठीक है। यहाँ मान लीजिए P प्रेशर है, यहाँ पे भी P प्रेशर है, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा होल है तो वो बहुत ज्यादा हाइट भी नहीं होगा, मतलब बहुत छोटा होल है, मीन्स सब जगह यहाँ प्रेशर P है, ठीक है, इस जगह पे। और यहाँ पे प्रेशर P है तो यहाँ पे भी प्रेशर P होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, सरफेस के ऊपर वाटर के, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0, ठीक है। एयर है तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0, नहीं ओपन एयर है। और यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, जस्ट इसके बाहर प्रेशर यहाँ पे होगा, ओपन एयर है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0, ठीक है। हाँ, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, P0 और P के बीच में रिलेशन क्या कि H हाइट नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज कर गया रहता है। और कितना इंक्रीज करेगा, H हाइट के साथ नीचे जाएंगे तो ρgh प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और सरफेस टेंशन में पढ़े होंगे कि कोई भी बबल है या फिर ड्रॉप है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ड्रॉप है, ठीक है, तो बाहर के प्रेशर से अंदर कुछ एक्सेस प्रेशर होता है, ठीक है। अंदर अगर P डैश है तो P डैश माइनस P कितना होता है, 2T अपॉन R के बराबर, ठीक है। इसका रेडियस अगर R है, ठीक है, या फिर बबल है, ठीक है, बबल है मीन्स ये पूरा
ये पूरा लिक्विड नहीं है, यहाँ पे पूरा लिक्विड नहीं है, बस एक ऐसे बबल में क्या होता है, अंदर एयर होता है ना, तो यहाँ से यहाँ प्रेशर अगर P0 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है उसकी लेयर में, यहाँ प्रेशर P2 है, तो यहाँ पे इस लेयर से एक सरफेस एक लेयर अंदर आएंगे ना, जितनी बार वो चेंज हुआ रहता है उतनी बार एक्सेस प्रेशर बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे P1 माइनस P0 कितना होता है 2T/R, फिर P2 माइनस P1, फिर यहाँ से एक बार और चेंज हुआ सरफेस, तो P2 माइनस P1 कितना होगा, उससे ये कितना ज़्यादा हो जाएगा 2T/R, ये दोनों ऐड कर देंगे तो P2 माइनस P0 क्या हो जाएगा 40/R। ठीक है, अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर बबल के केस में 40/R हो जाता है, और ड्रॉप के केस में जहाँ पे कि बस एक ही बार सरफेस चेंज हुआ, ठीक है, फेज चेंज हुआ कि एयर से लिक्विड में आ गया, तो 2T/R, ठीक है, इतना का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और बबल के केस में एक बार एयर से लिक्विड में आए तब 2T/R, फिर लिक्विड से फिर एयर में आए फिर से 2T/R, यानी 4T/R का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे तो बस एक ही बार लेयर चेंज हो रहा है, एयर से लिक्विड में आ रहे हैं, ठीक है, तो कितना प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा 2T/R, यानी अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर वाले से कितना ज्यादा होगा 2T/R के बराबर। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि जो वाटर का सरफेस टेंशन है T है और डेंसिटी रो है, ये सब गिवन है डेटा। और यहाँ पे P माइनस P0 कितना होगा, H हाइट नीचे है तो ये इस प्रेशर से कितना ज्यादा होगा, P माइनस P0 कितना होगा ρgh, ठीक है, H हाइट नीचे ρgh हाइट, और ρgh प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो P माइनस P0 यहाँ भी, P माइनस P0 यहाँ, ये दोनों बराबर है, यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, यानी कि ρgh इक्वल टू 2T/R। तो यहाँ से हमारा H कितना आ गया 2T/ρgr। तो देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन थर्ड सही है, 2T/R ρg। ठीक है, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और समझ रहे हैं बस इतना सा इसमें कंसेप्ट था कि यहाँ पे इंक्रीज इन प्रेशर क्या होता है, तो ρgh, यहाँ पे इंक्रीज इन प्रेशर कितना होता है 2T/R, बस इतना ही कंसेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 36, an ice cube containing a glass ball is floating on the surface of water contained in a trough। ठीक है, the whole of the ice melts, the whole of the ice melts the level of water in the trough। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बस इसको अगर बैठा ले रहे हैं तो फिर फिजिक्स बहुत ही इजी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्कोर करेंगे आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री की तरह कंफ्यूज नहीं होंगे, मैथ्स की तरह की प्रैक्टिस चाहिए होता है मैथ्स में। यहाँ बस कुछ कंसेप्ट है, बस उसको ध्यान में रखिए, उसी का अप्लाई सब जगह करना है, केमिस्ट्री में रटना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं याद रखेंगे तो कंसेप्ट वहाँ लगाएंगे तो ट्रेंड कुछ और है, पता चला कहीं एक्सेप्शन हो जाता है। यहाँ कुछ एक्सेप्शन नहीं है फिजिक्स में, तो जितना कंसेप्ट समझ सकते हैं, जितना ट्रेंड कंसेप्ट समझिए, इजी हो जाएगा फिजिक्स। ठीक है, तो देखिए कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस एनालिसिस करना है इस क्वेश्चन में कि डिफिनीशन आपको याद रहना चाहिए ज़्यादा कि हाँ क्या होता है, कहाँ कैसे, बस कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी चीज़ में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें एक बर्फ तैर रहा है, ठीक है, और उस बर्फ के अंदर क्या है
A glass ball is floating on the surface of water. Ice cube containing a ice cube तैर रहा है जिसके अंदर की एक ग्लास का बॉल है, ठीक है। तो कह रहा है कि the whole of the ice melts the level of water in the trough, ठीक है। जब पूरा आइस मेल्ट कर जाएगा तो ये लेवल थोड़ा सा पहले से ऊपर जाएगा या फिर थोड़ा सा नीचे आएगा कि उतना ही पे रह जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहली बात की ये याद करिए कि बॉयंट फोर्स क्या होता है, लॉ ऑफ बॉयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सिंपल से डेफिनेशन है कि कोई भी बॉडी जब फ्लोट करता है तो उसका जो वेट होता है वो डिस्प्लेस्ड, जो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड होता है वो उसके वेट के बराबर होता है, ठीक है। या फिर बॉयंट फोर्स क्या होता है, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वो क्यों उसके बराबर होगा, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के लगा देंगे कि ऊपर बॉयंट फोर्स लग रहा है और नीचे वेट है, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम में अभी फ्लो कर रहा है, मतलब फ्लोट कर रहा है, तो यानी कि ये इसके बराबर होगा, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना, ताकि वो ऊपर नीचे ना जाए। तो वेट जो होगा, वेट ऑफ दिस बॉडी इक्वल टू बॉयंट फोर्स, और बॉयंट फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट मतलब इतना दूर में इतना लिक्विड जो है, इतना दूर का लिक्विड जो है, इतना दूर का लिक्विड तो डिस्प्लेस्ड है, इतना दूर में जो लिक्विड होता है, ठीक है, उतना लिक्विड का जो वेट है वही बॉयंट फोर्स उतना उस पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2-3 तरह से क्वेश्चन और मतलब कई तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे ग्लास बॉल दे दिया, ग्लास बॉल नहीं रहता तब क्या होता है, वो भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए अगर ग्लास बॉल अगर नहीं रहता उस केस में क्या होता कि ऐसे अगर आइस है, ठीक है, ये अगर मेल्ट कर जाए पूरा का पूरा तो लेवल ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा कि उतना ही रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, तो क्या होगा इस केस में, न ऊपर जाएगा न नीचे आएगा, उतना ही रह जाएगा। क्यों, मतलब कि ये पूरा आइस जब मेल्ट करेगा तो ये जो एरिया है, इतना जो वॉल्यूम, इतना जितना जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, इतना दूर में, इतना ही में डिस्प्लेस्ड वाटर जो है बस उतना ही में वो आइस कवर कर जाएगा। क्यों, तो यहां बस यही लगा दीजिए, वेट इक्वल टू वेट ऑफ द बी, ठीक है, बॉयंट फोर्स। क्योंकि वेट क्या है, तो वेट ऑफ द आइस, ठीक है, और बॉयंट फोर्स क्या है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट है वही वेट ऑफ द आइस है, ठीक है। और आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो उसका वेट क्या चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, वेट तो उतना ही रहेगा, वो आइस में रहे या फिर वाटर में हो जाए, ठीक है। फिर से समझिए, ये वाटर है, ठीक है, ये आइस है, इक्विलिब्रियम में अभी क्योंकि फ्लोट कर रहा है, ठीक है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यानी कि आइस का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एक तो उस पे वेट लग रहा है जो अर्थ नीचे खींच रहा है, और एक बॉयंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। वेट ऑफ द आइस, ये ध्यान रखिए, आइस, वेट ऑफ द आइस इक्वल टू बॉयंट फोर्स, और बॉयंट फोर्स क्या है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है।
इतना लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड हो गया, इतना दूर में जो लिक्विड होना चाहिए था जिसकी जगह आइस आ गया, उस लिक्विड का वेट है। ठीक है, तो आइस का जो वेट है उतना ही इतना दूर के लिक्विड का वेट है जो डिस्प्लेस्ड हुआ है। ठीक है, तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तभी भी उसका वेट तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यानी इसी डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के ही बराबर है, तो वो पूरा पूरा उसी में एकोमोडेट कर जाएगा। ठीक है, वो जितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है उसी में आके आ जाएगा, क्योंकि जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उतना ही तो इस आइस का वेट है ना, यानी जब वो वाटर बनेगा तो उतना ही उसका वेट है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड उतना ही जितना कि ये जब वाटर बनेगा तब इसका जितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, वॉल्यूम या वेट के रेस्पेक्ट में समझिए कि ठीक है, तो आइस जब मेल्ट करेगा तो वो उसी में एकोमोडेट कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए आइस का तो ये चक्कर था। अब अगर ग्लास बॉल है तो ग्लास बॉल का समझिए कि अगर ग्लास बॉल नहीं रहता तब तो वो मेल्ट करता है, ये लेवल ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता। चलिए, ये ग्लास बॉल क्या है कि आइस तो जो था वो बस उतना ही डिस्प्लेस करता है जितना में कि वो गल के आके एकोमोडेट कर जाए। ठीक है, उतना ही वेट के लिक्विड को डिस्प्लेस करता है जितना कि उसका वेट होता है। ठीक है, यानी उसके वाटर का जितना वेट होता है। एंड ठीक है, तो लेकिन ग्लास जो है, ग्लास का तो डेंसिटी जो है, रो ऑफ ग्लास जो है वो वाटर के डेंसिटी से तो ज्यादा है। ठीक है, अगर आइस नहीं रहता तो वो तो डूब के नीचे चल जाता, लेकिन आइस उसको रोक के रखा है। ठीक है, वो नीचे नहीं जा रहा है। कॉमन सेंस से समझिए कि बहुत भारी है लेकिन फिर भी वो रोक के रखा है, तो वो बहुत पानी को ऊपर किया होगा ना। अगर ये हल्का रहता तो पानी थोड़ा सा और नीचे आता, ये ऊपर फिर चल जाता। जितना ही भारी ग्लास रहेगा वो उतना ही पानी को ऊपर किए रहेगा। ठीक है, जितना ही भारी चीज रहेगा उतना ही पानी को ऊपर करेगा ग्लास, और भी ज्यादा भारी चीज रहेगा और भी पानी के लेवल को ऊपर करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे आइस गल जाएगा फिर ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में लेवल नीचे आएगा। रुकिए, दूसरे तरह से आप समझिए कि अभी ये कितना डिस्प्लेस किया हुआ है, कितना वाटर डिस्प्लेस किया हुआ है, ये ग्लास उतना वाटर डिस्प्लेस किया है अपने वेट के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में है ना। तो पहले देखा जाए तो कितना डिस्प्लेस किया, अपने वेट के बराबर। जब डूब के नीचे आ जाएगा तो उस समय कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जितना कि इसका वॉल्यूम है। चाहे कितना भी भारी रहे, डिस्प्लेस करेगा कितना, जितना कि इसका वॉल्यूम है। बस उतना ही पानी का जगह छेकेगा ना, जितना कि उसका वॉल्यूम है, नीचे आके बैठ गया तो। ठीक है, लेकिन शुरू में कितना छेका हुआ है, जितना कि इसका वेट है ना, उतना वेट के वाटर को वो डिस्प्लेस किया हुआ है। तो यानी कि शुरू में इसका वेट तो ज्यादा है ना। ठीक है, अगर इतना वॉल्यूम का ग्लास है और इतना वॉल्यूम का वाटर है, तो जो ग्लास है इसका रो ज्यादा है तो इसका वेट भी ज्यादा होगा ना। तो यानी शुरू में ये अपने वेट के बराबर, वेट मतलब इसका करीब इतना होगा और पानी का वेट इतना है, तो यानी पहले इतना पानी डिस्प्लेस करके रखा है और बाद में केवल अपने वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो यानी कि बाद में कम डिस्प्लेस किया, शुरू में ज्यादा डिस्प्लेस किया था। तो पहले ज्यादा डिस्प्लेस किया था, बाद में कम डिस्प्लेस किया है ना। पहले ज्यादा डिस्प्लेस किया यानी कि ज्यादा ऊपर तक पानी होगा, और शुरू में कम डिस्प्लेस किया था यानी कि कम नीचे पानी होगा। ठीक है, तो यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे लेवल नीचे आएगा। ये बहुत ही अभी जो हम बताए
ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको फिर से आप हो सके तो 10 बार 15 बार फिर से सोचिए, ठीक है। यहाँ इस तरह के क्वेश्चन और भी कई तरह से घुमा घुमा के पूछता है, और बहुत जगह पूछता है, और कई बार ये पूछता है, ठीक है। तो इतना अगर एक बार अभी मुझे पता है कि आप अभी नहीं समझ पाए होंगे, अगर पहली बार समझ रहे हैं, इस चीज को फिर से एक बार खुद से एनालाइज करिए। ये बहुत जगह काम कर आने वाला है आपके, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बाकी रट सकते हैं अगर कंसेप्ट नहीं समझ सकते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 37, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड रेनॉल्ड्स नंबर इज -1000 between 2000 and 300, ऑप्शन 3 above 3000, ऑप्शन 4 2000। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पढ़ के तुरंत मार देना चाहिए, इतनी तैयारी होनी चाहिए इसमें, क्योंकि अगर याद नहीं है तो फिर इसमें कुछ और नहीं कर सकते कि कहीं से कंसेप्ट मिला है, याद ही रखना होगा इसको आपको। तो क्या याद रखा, तो रेनॉल्ड्स नंबर कैसे एसोसिएट होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो से, तो ये आपको याद रखना होगा कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है अगर लेस देन 2000 है 2000, तो यहाँ उस केस में जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, ठीक है। जिस फ्लो का रेनॉल्ड्स नंबर बिटवीन 2000 एंड 3000 होता है, उस केस में कुछ भी हो सकता है, तो स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है या फिर टर्बुलेंट फ्लो भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कोई श्योर नहीं है। और हाँ, बाकी आर अगर 2000 से नीचे है तो श्योर है कि वो फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, और किसी फ्लो का अगर आर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 3000 है तो वो निश्चित रूप से टर्बुलेंट फ्लो ही होगा। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट मार सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर कितना होता है, बिलो 2000, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। बाकी रेनॉल्ड्स नंबर पे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछ सकता है, आप पढ़े ही होंगे रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। रो कैसे कैलकुलेट करते हैं, रो वी डी अपॉन नीटा, ठीक है। रो जो है उस जो फ्लो हो रहा है जो लिक्विड, उसकी डेंसिटी है, वी स्पीड ऑफ द लिक्विड है, डी है डायमीटर ऑफ द ट्यूब जिसमें कि फ्लो कर रहा है लिक्विड, नीटा क्या है, विस्कोसिटी उस लिक्विड का। क्वेश्चन नंबर 38, if g denotes the value of acceleration due to gravity at a point distant r from the earth's center, and if r is less than r being earth's radius, then, तो वैसे तो लगभग बच्चों को ये इसका आंसर याद ही होता है। ऑप्शन है g प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, g प्रोपोर्शनल टू r, थर्ड ऑप्शन g प्रोपोर्शनल टू 1/r, फोर्थ ऑप्शन g प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो एक्चुअली कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई जगह इसका एप्लीकेशन होता है, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट याद ही होता है, जनरली नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं, इतना रटने की अनुमति नहीं देते हम। हाँ, याद रहना चाहिए कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इतना टाइम है उतना में आप डिराइव करके पता कर लेंगे कि वहाँ पे क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, अर्थ है, इसका रेडियस है r, मास है अर्थ का सपोज करिए me, ठीक है। तो बाहर साइड में तो हमें पूछा है
कि अगर r लेस देन r है तो, ठीक है, यानी अंदर साइड में r डिस्टेंस पे कितना ग्रेविटी होगा, ठीक है, अंदर साइड में पूछा है, ठीक है। तो इधर जैसे कि r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे सेंटर से यहाँ पे कितना ग्रेविटी होगा, ठीक है। ये कैसे ग्रेविटी कैसे वेरी करेगा, जी r से कैसे रिलेटेड होगा, ठीक है। यहाँ सरफेस पे तो देखा जाए तो g प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, ठीक है। बाहर साइड में देखा जाए तो वो भी g प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाता है, ठीक है। इधर ऐसे वेरी करते हैं, और यहाँ सरफेस पे तो नहीं वो कर सकते, वेरी कैसे करता है, ठीक है। तो बाहर की बात कर सकते हैं r ग्रेटर देन r पे, ठीक है। अंदर का हमें पता करना है, ठीक है। तो जी होता है क्या, पहली बात तो फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स बाय अर्थ अपॉन मास ऑफ दैट बॉडी, जिसपे कि वो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिस एक्सेलरेशन से अर्थ अपने तरफ खींचता है, ठीक है। तो जी डैश निकालने के लिए पहले तो एफ निकाल लीजिए, ठीक है, कि इतना दूर पे क्या एफ लगेगा, ठीक है। तो फोर्स जो है वो, चलिए एक तरह से ये समझिए कि जी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड F/m क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो ये आपको याद होगा कि सेल के, अगर सेल है, इसके अंदर कोई सेल है, सेल का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कि अंदर हवा है, ठीक है, पूरा सॉलिड नहीं है, जैसे कि अर्थ सॉलिड है, इसमें पूरा ये पूरा अंदर तक मटेरियल है, बाकी सेल का मतलब कि अंदर हवा है, ठीक है, एयर। तो यहाँ पे अंदर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर साइड में r लेस देन r के लिए, ठीक है, किसी r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो कितना होगा, 0 होता है, ठीक है। हाँ, मतलब बाहर कितना भी मास रहे, ठीक है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आता, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके अंदर अगर कुछ रहता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बस उसी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाकी इधर का जो है उसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ना वो कोई फोर्स लगाएगा, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इतना के कारण सरफेस पे, तो वही जैसे यहाँ पे लगाते हैं सरफेस पे Gm, अंदर का मास सपोज करिए इसका मास m है, ठीक है, तो Gm/r², ठीक है। और m हमारा कितना है, ये इतना m कितना है, ये इतना का मास जो अंदर उतना r रेडियस के स्फीयर में कितना मास होगा, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी कितना है, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 पाई r³, ये डेंसिटी ऑफ द अर्थ है, इनटू वॉल्यूम, इतना का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r³, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो m इक्वल टू आ गया मास ऑफ अर्थ इनटू r³ अपॉन r³, ठीक है। तो हमारा E आ गया G मास ऑफ अर्थ, यानी कि नहीं, मास ऑफ इंटरनल स्फीयर, ठीक है, मास ऑफ अर्थ r³ अपॉन r³, और नीचे r² है, ठीक है, r² से ये कट जाएगा तो एक r बच जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो हमारा G है वो ऐसे हुआ, और प्रोपोर्शनल टू r आ गया, नहीं, यानी कि G प्रोपोर्शनल टू r आ गया, ठीक है।
तो ये डिराइव करने में 1 से 1.5 मिनट लगता है, नहीं याद है तो ड्राइव करके आप आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडरिंग अर्थ टू बी स्फेरिकल एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स द वैल्यू ऑफ जी, फर्स्ट ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट, सेकंड ऑप्शन डिक्रीजेस, थर्ड ऑप्शन इंक्रीजेस, फोर्थ ऑप्शन डिक्रीजेस अप टू लैटिट्यूड ऑफ 45 डिग्री। तो ये तो सिंपल सा है, याद ही रहना चाहिए, याद भी होगा आप लोग को कि बाकी आप समझ के भी कर सकते हैं कि अर्थ जो है थोड़ा सा चपटा है। ठीक है, तो जब हम, ठीक है, ऐसे पोल के पास थोड़ा सा चपटा है, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है, इधर से इधर जाएंगे तो हमारा क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ जी, तो जी हमारा, जी पे क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि वही रहेगा, कि 45 डिग्री लैटिट्यूड तक जब जाएंगे तो बढ़ेगा फिर घटेगा। तो यहाँ पे सीरीज याद ही कर लीजिए, समझ भी लीजिए कि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे रेडियस बड़ा है, यहाँ पे रेडियस छोटा है ना, ज़्यादा पास आ रहे हैं, तो इस डिस्टेंस के कारण, कम रेडियस होने के कारण यहाँ पे क्या है कि जी का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, नहीं ज़्यादा पास आ रहे हैं तो आर का वैल्यू छोटा होगा, तो क्योंकि बाहर साइड में तो प्रोपोर्शनल टू रफली देखा जाए तो अपन आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से 40th question. A particle performs uniform circular motion with angular momentum L. If frequency of motion is doubled and kinetic energy is reduced to half, the angular momentum becomes. तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गया, कुछ कुछ, तो इतने सारे क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट थ्योरेटिकल मिल जा रहे हैं जो कि 20 सेकंड के अंदर हो रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन 2-3 मिनट का मिल जाए। तो हाँ, क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सपोज करिए v वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है, ठीक है, और रोटेट कर रहा है, और सपोज कर लीजिए कि r रेडियस के सर्कल में, ठीक है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो L है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, सपोज करिए पार्टिकल का मास m है। ठीक है, मास m है पार्टिकल का, तो एंगुलर मोमेंटम m भी r के टर्म में कितना आ जाएगा, समझे, तो वो तो होता है आई ओमेगा ना, आई कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और वी ओमेगा कितना वी अपॉन आर। ठीक है, तो आर से आर कट जाएगा, ये वैसे याद भी रहना चाहिए कि एम भी आर के बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, याद भी रहना चाहिए, बाकी डिराइव कैसे होता है तो वो ऐसे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन इज डबल्ड। ठीक है, सपोज करिए पहले फ्रीक्वेंसी f था, बाद में क्या हुआ 2f से रोटेट करने लगा। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस टू हाफ, काइनेटिक एनर्जी जो है उसका हाफ हो गया।
और फ्रीक्वेंसी डबल हो गया, तो उसका अब एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, तो पहली बात तो किया है कि फ्रीक्वेंसी आपका, हाँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया। ठीक है, तो सपोज करिए कि पहले काइनेटिक एनर्जी के था और अब के डैश है। ठीक है, पहले काइनेटिक एनर्जी के था और ये किसके बराबर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम, मास तो अभी भी उतना ही रहेगा, वेलोसिटी हो सकता है कुछ चेंज कर दिया गया होगा। ठीक है, वी डैश स्क्वायर। ठीक है, अब वेलोसिटी, फाइनली वेलोसिटी सपोज करिए कि दूसरी बार में इसको चेंज करके कितना हो गया, उसका वेलोसिटी वी डैश हो गया। ठीक है, रेडियस मान लीजिए कुछ आर डैश हो गया होगा, फ्रीक्वेंसी एफ डैश हो गया, वो 2f के बराबर, इसके डबल। ठीक है, तो इसको तो आपको पता है कि के डैश अपॉन के किसके बराबर हो जाएगा, वी डैश स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो वी डैश बाई वी का होल स्क्वायर। अब पता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर है, हाफ, क्योंकि फाइनल वाला इसके आधा हो गया। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से वी डैश अपॉन वी कितना आ गया, 1/2 अंडर रूट। ठीक है, यानी वी डैश कितना आ जाएगा, वी अपॉन √2। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, पेशेंस रखना होगा, टाइम लगता है। बस यही फाइनली आपको फाइनल एंगुलर मोमेंटम पता करना है ना, तो फाइनली मास तो एम ही होगा, बस फाइनल वेलोसिटी निकाल लेना और फाइनल रेडियस निकाल लेना है सर्कुलर मोशन का। तो m होगा, फाइनल वेलोसिटी आपको पता चल गया कि फाइनल वेलोसिटी ये हो गया v/√2। अब बस r आपको पता चल जाए कि फाइनली किस रेडियस के उसमें घूम रहा है पाथ में, किस रेडियस के सर्कुलर पाथ में। तो r पता करते हैं कि अब जो r डैश हो गया ये कितना होगा। तो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो गया। फ्रीक्वेंसी होता है कितने के बराबर होता है, तो v/2πr के बराबर। ठीक है, तो ये तो इनिशियली ऐसा केस था, f डैश जो है v डैश अपॉन 2πr डैश के बराबर होगा। ठीक है, तो r डैश r का रेशियो क्या हो जाएगा, इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो f/f डैश इक्वल टू हो जाएगा v/v डैश r डैश अपॉन r। ठीक है, f डैश क्या है, इसके डबल हो गए इनिशियली, तो ये डबल है उसके, तो 1/2 v/v डैश कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे v/v डैश हो जाएगा, ये v डैश अपन v 1/√2 है, v/v डैश √2 हो जाएगा, और r डैश बाई r, यानी कि यहाँ से हमारा आ गया r डैश इक्वल टू r/2√2। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ से हमारा v डैश आ गया था, v डैश कितना आया था, v/√2। यहाँ हमारा फाइनली एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m v डैश r डैश। तो v डैश कितना है, v/√2, और r डैश कितना है, r/2√2। तो ये कितना आ गया, mvr/4। ठीक है, और mvr किसके बराबर है, mvr l के बराबर है। ठीक है, तो l/4, यानी कि फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम है वो l/4 के बराबर है। ठीक है, समझाने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, बाकी वैसे कैलकुलेटिव है भी, 1-2 क्वेश्चन हो ही जाते हैं जो थोड़ा टाइम ले लेते हैं।